गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 10th क्लास का इतिहास से लेसन नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पिछले उसके लेसन करने के बाद हम लोग पहुंचे थे 4th टॉपिक जर्मनी और इटली का एकीकरण। आज हम जानेंगे जर्मनी और इटली एक राष्ट्र राज्य कैसे बने। जर्मनी एक सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। जर्मनी के बारे में कहा जाता है एक सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है। 1948 1948 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली का एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। यानी कि ये भी पहले छोटे छोटे प्रांत थे, टुकड़े थे। इनके क्रांतिकारियों ने इसको एक करने के लिए प्रयास किए, संघर्ष किए और अंत में सफल हुए। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्यापक थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। राजशाही मीन्स जहां राजा होते थे। अभी लोकतंत्र के लिए जहां प्रयास किए जा रहे थे, राजतंत्र और फौज सेना के बल पर उन्हें दबा दिया गया था। उनका परसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। उसके पश्चात परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक कहा जाता है। भाई, एक नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है। ऑटो वन बिस्मार्क, जिसने परसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली थी। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में 3 युद्धों में परसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क समेत परसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में, बेहद ठंडे शीश महल, हॉल ऑफ मिरर्स, ध्यान रखना, जहां वो बैठक हुई थी प्रतिनिधियों की वर्साय में, उस महल का नाम हॉल ऑफ मिरर्स में हुई थी। सभा ने परसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मन में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया ने परसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया और परसा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाई बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना। इटली के बारे में, ये थी जर्मनी के बारे में। अब आता है इटली के बारे में। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन था। एक लंबा इतिहास रहा इसका भी। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। हैब्सबर्ग पहले जहां जिस वंश के राजा वहां राज करते थे, हैब्सबर्ग साम्राज्य। उन्नीसवीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलियाई हैब्सबर्गों के अधीन था और मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। पोप ईसाइयों का धर्मगुरु, पूरी दुनिया के ईसाई जो लोग थे उनका धर्मगुरु पोप, जो रोम में निवास करता था। और दक्षिण क्षेत्र स्पेन के भूर्बो राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में यीशु मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक संगठन बनाया। एक नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है यहां से कि यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? जेसुब मैत्सिनी ने। 1831 से 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहियों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एमिनल द्वितीय पर आ गई थी। भाई, यानी कि इटली को एक करने का प्रयास सार्डिनिया और पिडमांट के शासक विक्टर एमेनुअल के ऊपर छोड़ दिया गया था। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में
एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री जो था उसका प्रमुख व्यक्ति रहा प्रमुख काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पिडमॉन्ट की चतुर कूटनीति की संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, से सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जेसुस गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने एक युद्ध में हिस्सा लिया और 1860 ईस्वी में दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। 1861 में पूरी इटली का, जहां सार्डिनिया और पिडमॉन्ट की बात हो रही थी, अब संपूर्ण इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारों से अनजान थी। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना नहीं था कि इटली है क्या, और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमेनुअल की पत्नी का नाम होगा, हम उसको सहयोग दे रहे हैं बस। 4.3 ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी। ये दिखाया गया, देखिए इटली का मैप। यह एकीकरण से पहले इटली कैसा था और यह एकीकरण के बाद इटली ये कैसा रहा। नतीजा था 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं, ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश की प्रमुख पहचान नृजातीय एथनिक थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी। इसमें एक शब्द आया था नृजातीय एथनिक, एक साझा नस्लीय जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता हो, उसे नृजातीय कहा जाता है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है यहां से। लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ। 1688 में हुई इस क्रांति के लिए संघर्ष का नाम दिया गया शानदार क्रांति, नाउ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो पहली क्रांति भारतीय इतिहास में या एकमात्र क्रांति जिसमें ब्लड शेड नहीं हुआ था, खून खराबा नहीं हुआ था। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानिया संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रिटानिया पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। भाई आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रिटानिया प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फ टॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिश मैन 1798 की अगुवाई में कुछ असफल विद्रोह हुए और बाद में 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है, आयरलैंड को इंग्लैंड में कब शामिल किया गया। एक नए ब्रिटानिया राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रिटानिया झंडा, यूनियन जैक, ब्रिटानिया झंडे के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है यूनियन जैक, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नोबल किंग। वहां का राष्ट्रीय गान क्या है?
को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र के इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह पाए। इसमें इटली से संबंधित जो टॉपिक था हमारा, इटली के एकीकरण में जेसू मैथनी, गैरिबाल्डी, कैबूर, उसके जो प्रमुख क्रांतिकारी रहे उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राष्ट्र की दृश्य परिकल्पना, राष्ट्र की कल्पना कैसे की जा सकती है और राष्ट्र की कल्पना कैसे हुई? किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। यह शासक को तो किसी व्यक्ति को तो मूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाए? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानकीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। अब आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया था। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसे कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, टूटी जंजीर है। स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। स्वतंत्रता का प्रतीक किस चिन्ह को माना गया? लाल टोपी दिखाई जाए या टूटी हुई जंजीर दिखाई जाए, वो स्वतंत्र है, आजाद होना। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में दिखाया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और उसके हाथ में तराजू होता है। इस प्रकार के नारी रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया ब्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन ब्लूत वीरता का प्रतीक है। रूपक, 1 या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है कई बार। रूपक से आपका क्या अभिप्राय? जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए अंकित किया जाए तो एक रूपात्मक कहानी के 2 अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। जो प्रतीकात्मक है उसे रूपक कहा जाता है, जिसकी प्रतिमा दिखा दी जाए। ये दिखाए गए प्रतीकों के अर्थ बताए गए। टूटी हुई बेड़ियां, आजादी मिलना, बादशाह कवच, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, बलूत के मुकुट, बहादुरी, तलवार, मुकाबले की तैयारी, उगते सूर्य, एक नए युग की सूत्रपात। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी देशों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया था। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बल्कान क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो आदि देश शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता। जो बल्कान क्षेत्र के निवासी थे उन्हें स्लाव कहकर पुकारा जाता था। बल्कान क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बल्कान क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों में फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई थी। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बल्कान लोगों ने आजादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बल्कान क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने
संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। ये थे सलाव जहां बाल्कान क्षेत्र को लेकर संघर्ष था यूरोपियन शक्तियों में। बाल्कान राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां और अधिक जटिल हो गई थी इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि इस समय में जिस भी देश के पास ज्यादा नौसैनिक शक्ति होती थी उसे शक्तिशाली मान लिया जाता था। बाल्कान पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अतः प्रथम विश्व युद्ध का सूत्रपात हुआ। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे और हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए थे, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये था भाई आपका चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। जेसु मैथनी के बारे में दिया गया है, उसके ऊपर नोट लिखना है। क्या था, उसका जन्म कब हुआ, उसने क्या क्या किया। कैमिलो दी काबोर जो प्रधानमंत्री था, वहाँ का मुख्य मंत्री था प्रमुख। यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष ऐसा संघर्ष जो 11 साल तक चला था, 1821 से 1832 तक। फ्रैंकफर्ट संसद जो 1848 में संसद हुई थी, उसके बारे में है यहाँ। राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं ने क्या योगदान दिया था भाई। फिर फ्रांसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, क्या क्या पहचान दी थी उनको। मरियान और जर्मनिया के बारे में, जो नारी रूपक देश के लिए नारी रूप बनाया गया था। जर्मनीकरण की प्रक्रिया और अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए थे। नेपोलियन संहिता 1804 में जो थी। ये है पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न, और इससे पहले हम लोग लेसन के बीच में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। धन्यवाद।